हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके का सीरीज का जो भारतीय इतिहास का 1000+ क्वेश्चन का सीरीज है उसका आज छठा वीडियो आपके सामने है, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पहला 2 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी औपनिवेशिक काल में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो हमारा जमीन का भू व्यवस्था था, इन सभी के बारे में, उस दौरान में शिक्षा का क्या स्तर था उस बारे में, और उसके बाद पत्र और पत्रिकाएं क्या क्या उस दौरान में निकलती थी उस बारे में। जितने भी MCQ सवाल NTPC एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हम लोग कवर करेंगे केवल एक ही जगह। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का इस टॉपिक का पहला सवाल। जितने भी सवाल इस टॉपिक से आए होंगे सारे सवाल हम लोग देखेंगे। तो चैनल बनाए हैं तो आप जरूर जुड़ जाएं, बाकी लोगों को शेयर करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए। चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल, जो कि क्वेश्चन है 497। बाकी आपका 496 सवाल का प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगा। पहला सवाल आपके सामने है, स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी। देखिए, यहाँ औपनिवेशिक काल का मतलब है कि 1947 से पहले जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितना भी एजुकेशन एक्टिविटी या जितना भी पत्र पत्रिकाएं, सभी के बारे में इसमें है। तो स्वतंत्रता के समय यानी 1947 में भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी। कॉल सेंटर, टेलीग्राफ सेवा, रेलवे या डाक सेवा। तो कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी, नाम से चक जाहिर है। तो कॉल सेंटर आपका कहीं भी उस दौरान में कहाँ से ही रहेगा, इसलिए जवाब आपका क्या होगा, तो जवाब आपका हो जाएगा कॉल सेंटर। कॉल सेंटर की सुविधा उस दौरान में बिल्कुल भी नहीं थी। तो बाकी जितने भी सेवाएं, जैसे डाक सेवा आपका कब से है, तो 1856-53 आपसे है। तार सेवा भी आपका वही टाइम से है। रेलवे आपका कब से है, तो 1853 से है। तो ये तीनों का शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। लॉर्ड डलहौजी, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी नामक गवर्नर जनरल का कार्यकाल हुआ करता था। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। एग्रीकल्चरल स्टेटस के बारे में आपको गलत कथन पता लगाना है। तो पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित थी। जमींदारों ने किसानों की स्थिति सुधारने में मदद की। भारतीय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता। इसमें से एक बात आपको कॉमन लग रहा होगा, जमींदार लोग मदद किए, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता है। तो जमींदार लोग मदद किए, यही बात तो गलत है। बाकी कृषि क्षेत्र में उत्पादकता निम्न थी। नकदी फसल को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था और जो बिचौलिया तो थे उनका ही ज़्यादा जोर बोलबाला था। अगला सवाल है, 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई। टैक्स लेने का एक अनोखा सिस्टम, जिसमें टैक्स को फिक्स कर दिया गया, अस्थायी बंदोबस्ती। तो 1793 में यह लागू किया गया। उस दौरान वायसराय कौन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिलिप फ्रांसिस या जॉन शोर। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती लाया गया। तो कॉर्नवालिस 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट का अनुपालन करते हुए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसका पालन करते हुए 93 में अस्थायी बंदोबस्ती, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्ती भी कहा जाता है, इसे लाया। हालांकि इसका योजना बनाया हुआ था किसका, जॉन शोर का। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 500। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्ती को अमल में लाया गया। 1770, 1793, 1794, 1792। तो अस्थायी बंदोबस्ती कब अमल में लाया गया, तो जवाब ऊपर भी आपको बताया गया है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में बंगाल में सबसे पहले लागू किया गया। अगला है, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्न में से कौन सी विधि विकसित की। राजस्व संग्रहण के लिए कौन सी विधि लाई, रैयतवाड़ी, जमींदारी, अस्थायी बंदोबस्ती, महालवाड़ी। तो ये होल्ट मैकेंजी के नाम से कौन सा आया, इसे बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब है महालवाड़ी। महालवाड़ी जो जमींदारी पर था, या जब महालवाड़ी भू व्यवस्था जो लाया गया था, यह 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। यह ब्रिटिश कालीन में एक अजीब या फिर एक अलग मेथड था, जिसके अनुसार प्रति खेत के आधार पर राजस्व तय नहीं किया गया था, बल्कि प्रति महाल यानी गांव या जागीर के आधार पर तय किया गया था। इसीलिए इस व्यवस्था को महालवाड़ी पद्धति भी कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों की लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया। वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग। तो 1853 में रेल मार्ग का शुरुआत होता है और सबसे पहले
16 अप्रैल 1853 को बम्बई से लेके बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच रेल चलाया जाता है 34 किलोमीटर। और 27 सितंबर 1825 को विश्व का पहला ट्रेन चलाया गया। कब? 1825 में। अगला सवाल है, खाली जगह में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के नाम से जाना जाता है। बंगाल, पंजाब, बॉम्बे, डेक्कन या फिर केरल। तो कहाँ शुरू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था बॉम्बे डेक्कन में शुरू किया गया था। यह व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बाराबहल जिले में सबसे पहले कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया। उस दौरान थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे, इसलिए मुनरो का नाम इससे जुड़ा हुआ है रैयतवाड़ी से। और हॉल्ट मैकेंजी का किससे? तो महालवाड़ी से। और फिर कार्नवालिस का किससे? तो इस्तमरारी बंदोबस्ती से। अगला सवाल है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? दिल्ली, बॉम्बे, सूरत या बंगाल? तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? बंगाल में। 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसके जस्ट बाद 1765 में, समझ लीजिए। अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ द कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, भारतीय सदन जो होता है, भारतीय सदन यानी संसद जो होता है, इसके 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है आपका राष्ट्रपति। उसी तरह जो ब्रिटिश संसद जो है, ब्रिटिश संसद के भी होते हैं, जैसा यहाँ हाउस है लोकसभा राज्यसभा, ऐसा ही यहाँ भी 2 हाउस है। एक होता है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स और एक होता है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स समझ लीजिए राज्यसभा, और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कॉमन आदमी चुनाव जीत के जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? तो लोकसभा। तो इस प्रकार से हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटेन का था, क्योंकि उस दौरान हम लोग ब्रिटेन के अंडर में ही रूल्ड थे, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य कब बने? 1893, 1892, 1891, 1896। दादा भाई नौरोजी। तो सही जवाब है 1892 में सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। उनका जो एक किताब वो लिखे हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, जिसमें से अंग्रेज लोग जो धन बहिर्गमन जो कर रहे थे यहाँ से, उसका सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया है। अगला सवाल है कि इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया? आर्थर कॉटन, मोतीलाल नेहरू, कार्नवालिस, दादा भाई नौरोजी। तो ऊपर ही चर्चित कौन सा व्यक्ति? तो दादा भाई नौरोजी ने अपने किताब में प्रति व्यक्ति आय का चर्चा किया 1867 में सबसे पहले। उस दौरान 20 रुपये कैलकुलेट किया गया था। कब? 1867 में 20 रुपये। यह किताब 1901 में प्रकाशित हुई थी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जीवी जोशी, डी वाचा या फिर दादा भाई नौरोजी? सबसे पहले गरीबी पर चर्चा करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी सबसे पहले गरीबी पर चर्चा किए। किताब का नाम क्या है इनका? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, जो कि अत्यंत बार पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, 1818 में पहला कपड़ा मिल कहाँ? खाली जगह के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। मद्रास, अहमदाबाद, बॉम्बे या कलकत्ता? तो 1818 में सबसे पहले कलकत्ता में कपड़ा मिल स्थापित किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। पहली बार जो सफल जो चला वो 1854 में कावस जी डाबर द्वारा मुंबई में खोला गया था। तो पहला में सफल में 1854 वाला माना जाता है और पहला में 1818 का फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता वाला माना जाता है। अगला सवाल, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1953, 1853, 1385, 1583। तो यात्रियों के लिए सबसे पहले रेल का शुरुआत किया गया कब? तो 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर। अगला सवाल, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। मुंबई से लेकर थाने तक, बंबई से थाने तक महाराष्ट्र में। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली? 1856, 1853, 1854, 1857। ये सवाल में तो दोहरा है, तो 1853 में सबसे पहले रेलगाड़ी चली। कहाँ? वो आपको बताया जा चुका। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? 1920, 1820, 1720, 1280। तो बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन कब हुआ? 1820 में। इसे क्या कहा गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। और बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्ती 1793 में लागू किया गया था। अगला सवाल, अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? अबूरे, तेजचंद, संगम राय की मेहताब चंद? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मेहताब चंद। ये नाम इसलिए है क्योंकि मतलब एनसीईआरटी में इस नाम का चर्चा है और वहाँ का जो मेहताब चंद के साथ जो डीलिंग था अंग्रेजों का, उसका चर्चा है अस्थायी बंदोबस्ती के टाइम में। इस वजह से ये सवाल पूछा गया है।
स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात, बंगाल, उड़ीसा की महाराष्ट्र? तो सबसे पहले जूट मिल बंगाल में स्थापित किया गया आजादी से पहले। अगला सवाल, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। डिरोजियो या फिर ग्रॉन्ट डफ, अलेक्जेंडर डफ, डेविड हेयर? तो राजा राम मोहन राय का मदद करने वाले व्यक्ति जो भारतीय शिक्षा में कौन है? तो वह है डेविड हेयर। तो डेविड हेयर स्कॉटलैंड के एक घड़ीसाज थे। उन्होंने बंगाल क्षेत्र में बहुत से शैक्षणिक और कल्याण कार्य किए। राजा राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न किया और डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अगला सवाल है, वुड के आदेश पत्र यानी वुड्स डिस्पैच का संबंध किस सुधार से था? रेलवे, उद्योग, शिक्षा या सिंचाई? तो वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे था? तो एजुकेशन से था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी भारतीय शिक्षा में एक पत्थर की मील कहा जाता है। तो चार्ल्स वुड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक योजना बनाया और भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को 1854 में सुझाव पत्र भेजा। इसे ही वुड डिस्पैच या वुड्स का घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? रविंद्रनाथ टैगोर, भगवान दास, सुभाष चंद्र बोस या रघुकुल तिलक? तो किसने वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका भगवान दास ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय है। 10 फरवरी 1921 को भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर काशी विद्यापीठ की स्थापना की। इसे पहले काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था। 1995 में महात्मा गांधी के सम्मान में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। अगला सवाल, अच्छा यहाँ देखिए, काशी विद्यापीठ ब्रिटिश भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1921, 1916, 1918 या 1919? तो सही जवाब हो जाएगा 1916 में बीएचयू का स्थापना की गई और बीएचयू का स्थापना दिवस समारोह में महात्मा गांधी शामिल हुए थे इंग्लैंड से आने के बाद सबसे पहले पब्लिकली। तो स्थापना कौन की है? मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। किनके काल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में, जो 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय हुआ करते थे। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? जाकिर हुसैन, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान? तो सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इनका जन्म, सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 दिल्ली में हुआ था। 1857 के विद्रोह के कारणों को स्पष्ट करने के लिए द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट नामक किताब लिखे थे। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन कब किया गया? 1882, 1910, 1801, 1810? तो हंटर कमेटी का गठन 1882 में शिक्षा के लिए किया गया था। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना। तो इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा है क्योंकि विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में यह बना था। इस आयोग में 8 सदस्य भारतीय थे। अगला सवाल है, भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले? तो पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी एजुकेशन शुरू करने के लिए वकालत किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। अगला सवाल, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई? विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक गोपाल गणेश आगरकर, महादेव बल्लाल नाम जोशी, बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक की बी केलकर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में क्या है वो देख ले, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना 1884 में की। वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, सरोजिनी नायडू? तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्या? दादा भाई नौरोजी ने एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। अगला सवाल, खाली जगह ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वल्लभ भाई पटेल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का किताब है ए नेशन इन मेकिंग। बाकी किताबों के बारे में जान ले। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नेशन केवल गोपाल कृष्ण गोखले, भारत विभाजन सरदार वल्लभ भाई पटेल और विधवा पुनर्विवाह महादेव गोविंद रनाडे का लिखा हुआ है। अगला सवाल है, खाली जगह द्वारा प्रस्तावित यानी किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था।
लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। तो किसने जो भारत के जो जितने भी प्रेस वाले थे उनको विदेशियों की, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना उनका मेन मकसद था। कौन सा अधिनियम का, किसका अधिनियम का? तो जवाब है लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया अधिनियम था, जिसे देसी प्रेस अधिनियम कहा गया था। कब? 1878 में लाया गया था। इसका मकसद ही था कि अंग्रेज़ों का शिकायत जो भी पत्रकार करे उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जा सके। अगला सवाल है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, भीमराव अंबेडकर। तो केसरी के संस्थापक कौन? बाल गंगाधर तिलक, आपको याद रखना है। अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, गदर या हरिजन? तो लोकमान्य तिलक द्वारा किसे पेश किया गया? केसरी। ये आप ऊपर देख चुके हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन? सेम व्यक्ति, बाल गंगाधर तिलक, सेम व्यक्ति हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी पत्रकार मराठा का शुरुआत किया था। और एक पत्रकार कौन सा? केसरी, जिसे मराठी भाषा में। अब देखिए, केसरी को मराठी भाषा में और मराठा को अंग्रेजी में, ये भी आपको याद रखना है। भारत में देसी प्रेस अधिनियम यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जिसे कहा जाता है, किसने पेश किया? रिपन, डलहौजी, लिटन या विलिंगटन? तो सही जवाब हो जाएगा ये लिटन के द्वारा पेश किया गया और रिपन के द्वारा हटाया गया। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन द्वारा पेश किया गया और रिपन द्वारा 1882 में इसे हटाया गया। आर्म्स एक्ट भी 1878 में लिटन द्वारा पेश किया गया था। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया? केसरी, संवाद कौमुदी, मराठा या युगांतर? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी नामक बंगाली अखबार शुरू किया गया, एक पत्रिका का। इस पत्रिका का प्रमुख विषय सती प्रथा का अंत कराना था और राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्मा सभा था। अगला सवाल, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया? 1780, 1770, 1857, 1775? तो बंगाल गजट कब शुरू किया गया? 1780 में। 1780 में शुरू किया गया। 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। कोलकाता से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला सवाल, समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, जे.ए. हिक्की, बीजी तिलक, एनी बेसेंट? तो ऊपर ही हम लोग देख चुके कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780 में बंगाल गजट के मेन संपादक हुआ करते थे और इंडिया गजट भारत का दूसरा समाचार पत्र था। अगला सवाल, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र यानी वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर माना जाता है? समाचार दर्पण, मद्रास कुरियर, अमर उजाला, बंगाल गजट? तो सबसे पहला कौन है? समाचार दर्पण स्थानीय भाषा का था। यह बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई? तलवार, युगांतर, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट? तो युगांतर नामक पत्रिका जो है वो बरेंद्र कुमार घोष द्वारा बंगाल में ही पेश किया गया था 1906 में। बाकी सब के सब बाहर, जैसे तलवार बर्लिन का है, युगांतर कलकत्ता, फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन का है। अगला सवाल, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी या फिर महात्मा गांधी? तो सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का शुरुआत किया। ये कब की बात है? 1912 की बात है। 1914 के प्रेस अधिनियम में अंग्रेजों ने इसे बंद करा दिया। इंडिया फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है जो 1959 में प्रकाशित हुई है। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया? इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, कॉमनवेल्थ? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका 1904 में शुरू किए थे। ये साप्ताहिक था जिसके संपादक मनसुख लाल नजर थे। यह गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। शुरू में यह हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और बाद में केवल गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। अगला सवाल, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का क्या नाम है? बंगाल गजट, अमर उजाला, उदंत मार्तंड या समाचार सुधावर्षन? तो सही जवाब है उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी अखबार है जो कि 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ला थे।
अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया। महात्मा गांधी का अन्य समाचार पत्र नवजीवन और हरिजन भी थे। अगला सवाल है आज का अंतिम सवाल, चार्ल्स विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1685, 1725, 1785, 1885। तो चार्ल्स विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी ट्रांसलेशन 1785 में सबसे पहले पेश किया गया और गीता का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। इस प्रकार हम लोग जो आज का टॉपिक है उससे सवाल देख चुके। लगभग हम लोग सवाल देखे कहाँ से कहाँ तक, 497 से 539 तक जो हम लोग सवाल देखें। तो ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति और उसके आगे। अगर आपको वीडियो में कोई भी गलती या कोई भी खामी या कुछ भी आपको लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए बाकी लोगों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।